हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस कंसेप्ट को मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू इंट्रोड्यूस करूंगा सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, ऐसा है प्रॉब्लम कि हमारे सामने एक कोन है, दिख रहा है ये कोन, ओके। और इस कोन का एक सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा दिया हुआ है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल है थीटा। अभी कोन के वर्टेक्स पे क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है। कोन के वर्टेक्स पे क्यू चार्ज रखा गया है और हमको ये पता है कि ये क्यू चार्ज जो है अपने चारों तरफ रेडियल फील्ड लाइंस इमिट करता है, राइट। ये हमने सीखा है, इट इज बेसिकली इमिटिंग फील्ड लाइंस रेडियली इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट। सो क्वेश्चन ये है कि यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस इस कोन के थ्रू भी पास करेगा, तो कोन का जो ये फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये बताना है। ये जो फ्लैट सरफेस है इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो हमको बताना है, ठीक है। बहुत बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, पेशेंस रखना और सुनते जाना, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तुमको क्या करना है, तुमको इस वर्टेक्स को सेंटर मान के और इस कोन के साइड को रेडियस मान के एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर देना है। कोन के वर्टेक्स को सेंटर मान के इस लेंथ को रेडियस मान के एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर देना है, जो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर बना के रखा है, ठीक है ना। तो हमने एक स्फीयर बनाया, तो क्यू चार्ज जो है वो एग्जैक्टली उस स्फीयर के सेंटर पे आराम से बैठा हुआ है, चिल कर रहा है, ठीक है। और ये जो कोन है, ब्लैक कलर का कोन, इसको मैंने ब्लू में शो किया यहाँ पर ताकि तुमको डिस्टिंक्टली दिखे ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अभी एक बात बताओ, इसको सेंटर मान के जब हमने ऐसे एक स्फीयर बनाया तो इस फ्लैट सरफेस के ऊपर एक ऐसा टोपी बन गया ना, ऐसा कर्व्ड सरफेस इन द शेप ऑफ ए बाउल शेप के कर्व्ड सरफेस आ जाएगा इसके ऊपर। ट्राई टू सी दिस, ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर मैंने स्फीयर बनाया, थोड़ा मैंने ज़्यादा करके दिखाया ताकि तुमको समझ में आए। ये जो कर्व्ड एक सरफेस बन जाएगा इसके ऊपर, इस फ्लैट सरफेस के ऊपर, इसी कर्व सरफेस का नाम मैंने देके रखा है ADCB, ताकि तुमको समझने में आसान हो। दिस इज ADCB। फील आ रहा है, ये 3D में है, लेकिन ना यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर हमने एक टोपी पहना दिया, ऐसे कर्व टोपी पहना हुआ है ये, ठीक है, बाउल शेप, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, पूछा ये क्या है कि इस फ्लैट सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स है। बट एक बात बताओ, इस फ्लैट सरफेस के थ्रू जितना फील्ड लाइंस निकलेगा, इस कर्व सरफेस के थ्रू, ये जो बाउल शेप का कर्व सरफेस है, इसके थ्रू भी तो उतना ही फील्ड लाइंस काट के बाहर निकलेगा। एग्री? पक्का मान गए ना? इसके थ्रू जितना फील्ड लाइंस होगा, इस कर्व सरफेस के थ्रू भी उतना ही फील्ड लाइंस होगा। तो हम ये निकाल लेते हैं कि इस कर्व सरफेस के थ्रू कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, बिकॉज ये हमारे लिए आसान होगा। मैं बताऊंगा व्हाई इज इट इजी, मैं तुमको समझाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? हम कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। अभी का कहानी एकदम सिंपल है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल कहानी है। बहुत बार इस लॉजिक को हमने पहले भी डिस्कस किया। ये बताओ, चार्ज कहाँ पर, क्यू चार्ज कहाँ पर है? क्यू चार्ज तो एग्जैक्टली सेंटर पे चिल कर रहा है, and as because it is a sphere, every point on the sphere is at the same distance from the center. ओके, क्यू चार्ज बैठा हुआ है और स्फीयर का हर एक सरफेस का हर एक पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पे, और क्यू चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? फील्ड लाइंस मैंने बनाया नहीं, क्लमजी हो जाएगा। ये यहाँ हर जगह क्या कर रहा है? फील्ड लाइंस निकल रहा है। और ये जो फील्ड लाइंस निकल रहा है, ये कर्व सरफेस को काट के बाहर जा रहा है। दैट मीन्स ये जो हमने एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया है, इस स्फीयर के सरफेस एरिया को काट के बाहर जा रहा है। दैट मीन्स देयर इज फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, स्फीयर के थ्रू फ्लक्स पास कर रहा है, बिकॉज फील्ड लाइंस आर बेसिकली कटिंग थ्रू, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं तुमको ये पूछूं कि इस क्यू चार्ज के लिए टोटल में कितना फ्लक्स होगा, ये बताओ। अगर क्यू चार्ज है, उससे टोटल में कितना फ्लक्स निकलेगा? तुम बोलोगे सर, गॉस लॉ ये कहता है कि अगर क्यू चार्ज है एंड इफ दिस इज अ क्लोज सरफेस, तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा? 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। स्फीयर को गॉसियन सरफेस मानो, क्यू चार्ज एकदम सेंटर पे है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, चलो फ्लक्स जो होगा, दैट इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो, एज बिकॉज इट इज ए
sphere and it is placed at the same distance from the center of the basically from the charge, so जो flux होगा, this flux will be uniformly distributed. मैंने क्या कहा? Uniformly distributed all over the surface of the sphere. That means sphere के हर unit area के through same amount of flux निकल रहा होगा. The flux will be uniformly distributed. That means इतना flux Q by epsilon naught amount of flux कितना एरिया के थ्रू पास कर रहा है, इट इज कमिंग आउट टू एन एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर विच इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, आर इज द रेडियस. ठीक है, अभी ध्यान से समझना. तो हमको ये पता चल गया कि 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, यूनिटरी मेथड, ध्यान से सुनो. 4 पाई आर स्क्वायर से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकल रहा है. तो ये जो कर्व्ड बाउल शेप ऑफ स्ट्रक्चर है जो हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट किया है, मैंने बोला चलो ये जो एरिया इसको मैं ए मान लेता हूँ. ये जो टोपी है ए बी सी डी, ये जो टोपी है, ये जो टोपी है ए बी सी डी, ये जो कर्व्ड शेप का बाउल है इसका एरिया हमने ए मान लिया. ठीक है ना. तो ये बताओ कि 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से अगर इतना फ्लक्स निकलता है तो यूनिट एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर. यूनिट एरिया के थ्रू इतना फ्लक्स निकलेगा, तो ए एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा, तो ए एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा इज इक्वल टू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डिवाइडेड बाय व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर. समझ में आया? इज दैट क्लियर? बेसिक यूनिटरी मेथड. देखो ऐसा लिखना मत, ये तो बस समझाने के लिए मैंने तुमको बताया. इतने एरिया के थ्रू इतना फ्लक्स, यूनिट एरिया के थ्रू इतना फ्लक्स, तो ए एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स विच इज पासिंग. ठीक है, तो बेसिकली अभी से ऐसा याद रखना कि टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो इसका कितना पार्ट, सो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब ए आउट ऑफ टोटल एरिया, बिकॉज 4 पाई आर स्क्वायर इज द टोटल एरिया, उसका कितना पोर्शन ए आउट ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, दिस मच फ्रैक्शन ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है ना. तो आगे से हम इस चीज़ को डायरेक्टली लिखेंगे. मैं लिख के दिखाता हूँ इसको ना, तुम लोग कॉपी करो फटाफट. ये चीज़ का अच्छे से कॉपी करो, पॉज करके यहाँ तक कॉपी करो. इसको ना रफ में लिख के रखना ये चीज़, ताकि आगे जाके तुम कंफ्यूज ना हो कि ये कहाँ से आ गया ये चीज़. ठीक है ना. मैं तुमको डायरेक्टली अभी फाई के फॉर्म में लिख के देता हूँ. ठीक है ना. तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये बताओ कि फाई, पहली बात तो है थ्रू दी फ्लैट सरफेस, इस फ्लैट सरफेस के थ्रू जितना फ्लक्स होगा इज सेम एज द फ्लक्स टू द कर्व सरफेस ए बी सी डी. आया समझ में? इस सेम एज द फ्लक्स टू द कर्व सरफेस ए बी सी डी, दैट इज इक्वल टू, हमको पता है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो अगर इस टोपी का एरिया ए होता है तो इस ए एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा, एंड द फ्लक्स इन दिस केस विल बी इक्वल टू ए बाई टोटल एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. ऐसे करके लिखेंगे, दिस इज टोटल फ्लक्स इनटू दिस मच फ्रैक्शन ए आउट ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, आगे से ऐसे लिखना है. आई होप सो तुमको ये समझ में आ गया. तो ये हो गया फ्लक्स. दैट मीन्स अभी अगर हमको कंप्लीट आंसर निकालना है तो हमको ये एरिया ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा. अगर हम इस एरिया ए का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमको एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा कि फ्लक्स कितना निकल रहा है. दैट मीन्स घूम फिर के ये क्वेश्चन तो बेसिकली इंटीग्रेशन का ही हो गया कि इस ये जो टोपी हमको दिख रहा है ए बी सी डी, इस टोपी का एरिया कितना वो बताओ. वो पता है तो आंसर पता है. कुछ आ रहा है समझ में? पक्का आ रहा है ना? तो अभी हमारा इंटेंशन क्या है, एम क्या है, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट कर्व शेप ऑफ बाउल ए बी सी डी. ये जो बाउल जैसा शेप बैठा हो इसका एरिया ए बी सी डी. ठीक है ना. ये भी हम निकालते हैं, इट्स वेरी सिंपल, इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, इंटीग्रेट करके निकालेंगे. आई होप सो तुमको पता भी होगा ये सब चीज़ें, बट स्टिल देन मैं जीरो से समझाता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ये हो गया हमारा वर्टिकल. हमने क्या किया, इस वर्टिकल से अल्फा एंगल पे, वर्टिकल से अल्फा एंगल पे, ध्यान से देखो, वर्टिकल से अल्फा एंगल पे हमने एक सर्कुलर स्ट्रिप चूज किया, रिंग शेप ऑफ स्ट्रिप चूज किया. ये जो रेड कलर का तुमको रिंग शेप या सर्कुलर शेप का जो स्ट्रिप दिख रहा है, उस स्ट्रिप को हम अल्फा एंगल पे चूज किया उसको. ठीक है. और ये जो स्ट्रिप का ये जो स्लेंट हाइट दिख रहा है, ये जो स्लेंट हाइट दिख रहा है ना, ये स्लेंट हाइट सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इट दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, डी अल्फा. मैंने सिखाया था अल्फा जिस तरफ मेजर करते हैं उसी तरफ डी अल्फा मेजर करेंगे. अगर ये बड़ा वाला एंगल अल्फा होगा ना, तो ये जो छोटा सा स्लेंट हाइट है ना, ये स्लेंट हाइट कितना एंगल सस्टेन करेगा, ये डी अल्फा एंगल सस्टेन करेगा. इज दैट क्लियर? आया समझ में? ओके. अभी बताओ, अगर ये डी अल्फा है तो ये जो स्लेंट हाइट है इसका लेंथ कितना होगा,
इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, ये जो छोटा सा ट्राइंगल इस पे ध्यान दो, ये एंगल कितना है डी अल्फा, एंड वी कैन यूज द फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एंगल हो गया डी अल्फा दैट इज इक्वल टू आर्क, इसका वैल्यू निकालना डिवाइडेड बाई रेडियस, तो ये जो आर्क लेंथ है वो कितना आ जाएगा, दैट विल कम आउट एज आर इंटू डी अल्फा, ठीक है ना, राइट, वो फॉर्मूला यूज करके देखना आराम से आ जाएगा, इस स्लेंट हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इंटू डी अल्फा, ठीक है। सर आप क्या करना चाहते हो, तो क्वेश्चन सर आप क्या करना चाहते हो, देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहता हूँ, ये जो रेड कलर का सर्कुलर शेप का स्ट्रिप दिख रहा है इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, बिकॉज अगर मुझे स्ट्रिप का एरिया पता चल जाए हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके पूरा टोपी का एरिया निकाल लेंगे, जो टोपी दिख रहा है ना ABCD, इसका पूरा एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना, ओके फाइन। तो ये अल्फा, ये डी अल्फा हो गया। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने अल्फा पे स्ट्रिप को लोकेट किया है, सो अगर हम अल्फा को वेरी करें, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, ये जो वर्टिकल लाइन है दिस इज रेफरिंग टू 0 डिग्री, अल्फा को वेरी करते 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 हम यहाँ तक पहुँचेंगे, बिकॉज पहले अल्फा पे ये पॉइंट, अल्फा थोड़ा इधर आएगा तो ये रिंग आएगा, अल्फा को और थोड़ा बढ़ाऊंगा तो नीचे एक रिंग आएगा, अल्फा को एकदम यहाँ तक लेके आऊँगा वेरी करते करते, मतलब अल्फा का वैल्यू चेंज होकर अगर थीटा बन जाता है, थीटा बिकॉज सेमी वर्टेक्स एंगल इन दिस केस इज व्हाट, थीटा, तो अल्फा को बढ़ा के अगर मैं थीटा कर दूं तो ये लास्ट वाला स्ट्रिप, ये वाला स्ट्रिप, कम ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लास्ट वाला स्ट्रिप भी अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना, तो स्ट्रिप 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 स्ट्रिप, सर्कुलर स्ट्रिप, नेक्स्ट सर्कुलर स्ट्रिप, नेक्स्ट सर्कुलर स्ट्रिप, स्ट्रिप बाय स्ट्रिप बाय स्ट्रिप बाय स्ट्रिप, अगर हम उनके एरियाज को ऐड करते जाए तो मुझे पूरा टोपी का एरिया पता चल जाएगा। आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है ना, ओके। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये वर्टिकल है 0 डिग्री और ये एंगल कितना है, थीटा डिग्री, मतलब लिमिट्स जो होगा एंगल का दैट विल वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा डिग्री, इसके चलते हम सारे ऊपर के सर्कुलर स्ट्रिप्स को अकाउंट में ले लेंगे, ठीक है। तो बिफोर वी डू दैट हम सबसे पहले इस स्ट्रिप का एरिया लिखते हैं, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, ठीक है ना, तो हमको तो ये पता चल गया आर डी अल्फा, तो ये जो सर्कल दिख रहा है, ये जो सर्कुलर स्ट्रिप है इसका हमको रेडियस भी चाहिए, ये दिख रहा है ये लाइन, ये लाइन, ये हो गया उसका रेडियस, ट्राई टू इमेजिन, इमेजिनेशन अच्छा होना पड़ेगा, ये हो गया रेडियस, ये एंगल हो गया, अच्छा ये एंगल तो अल्फा ही है, और ये लेंथ कितना हो गया आर, बिकॉज ये तो रेडियस है और रेडियस का वैल्यू कितना होता है, आर होता ही नहीं होता। अगर ये लाइन आर है, ये लाइन अगर अल्फा है, ये एंगल अगर अल्फा है, तो ये साइड कितना होगा, आर साइन अल्फा, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इस साइड का जो लेंथ होगा, ये जो रेडियस है, ये रेडियस होगा दैट इज आर साइन अल्फा। आई होप सो तुमको ये समझ में आया, ठीक है ना। तो इस रेड कलर का सर्कुलर स्ट्रिप का रेडियस आर साइन अल्फा और उसका जो साइड विथ है, स्लेंटेड हाइट है, वो है आर डी अल्फा। अभी तुमको क्या करना है, अभी तुमको इसको इस पर्टिकुलर सर्कुलर स्ट्रिप को अपने दिमाग में काट के खोल देना है। तो काट के इस रिंग को, ये जो रिंग है इसको काट के अगर मैं खोल दूँ तो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बनेगा नहीं बनेगा। तो मैंने शो किया यहाँ पर, इस स्ट्रिप को काटा, काट के एक रेक्टेंगल के शेप में इमेजिन करो, बिकॉज इट विल बी ईजियर फॉर यू टू इमेजिन। तो एक बात बताओ, ये जो रेक्टेंगल बना, इसको खोल के जो हमने ये रेक्टेंगल बनाया, इसका लेंथ कितना होगा, दैट इज 2 पाई आर साइन अल्फा, 2 पाई आर होता है, और इस सर्कुलर स्ट्रिप का रेडियस कितना है, मैंने जस्ट नाउ लिखा आर साइन अल्फा, 2 पाई आर साइन अल्फा, और इसका जो ये विथ है, विथ कितना होगा, आर इंटू डी अल्फा। आया ना समझ में, ओके। तो एरिया कितना होगा, एरिया हमने लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ 2 पाई आर साइन अल्फा इंटू आर डी अल्फा। तो इस एरिया को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, डी ए को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, तो हमको टोटल उस टोपी का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट हम इंटीग्रेट करते हैं। सो टोटल एरिया इन दिस केस इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इसी का ही इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन के बाहर कौन कौन आ जाएगा, ध्यान से देखो, 2 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा, दैट इज साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। ध्यान से, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स होगा 0 डिग्री से लेके थीटा तक, मैं समझा चुका हूँ इन दिस केस। तो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा इंटू डी अल्फा इज व्हाट, माइनस कॉस अल्फा, सो दिस इज माइनस कॉस अल्फा, एंड लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 0 से लेके थीटा तक। एस बिकॉज माइनस है तो हम लिमिट्स को जब पुट करेंगे उल्टा करके पुट कर सकते हैं, तो हम पहले 0 को पुट करेंगे, फिर थीटा को, माइनस को अंदर लेके चले जाएंगे इसलिए। सो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, 0 पुट किया कितना आ गया, cos 0 1 माइनस cos अल्फा, अल्फा की जगह थीटा पुट कर दिया तो कितना हो गया, cos थीटा। आई होप तो तुमको ये समझ आया, 2 पाई आर स्क्वायर
1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ए का वैल्यू पता चल गया। अगर ए का वैल्यू पता चल गया तो हम आराम से भी फ्लक्स कह सकते हैं। फ्लक्स फाई कितना होगा, देखो हम रेडी है इसको लेके निकालने के लिए। ये हो जाएगा दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू नीचे कितना है, नीचे है 4 पाई आर स्क्वायर, और ए की जगह हम ये पुट कर देंगे। ठीक है ना, और ए की जगह अगर हम ये पुट कर देंगे तो कितना आएगा, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, 2 2s are 4, so this is q 1 minus cos theta divided by 2 epsilon naught। ये हो गया हमारा आंसर। दैट मीन्स इस फ्लैट सरफेस के थ्रू हो या इस कर्व सरफेस के थ्रू, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू इन दिस केस इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना, समझ में आया? मेहनत है ना इसमें मेहनत है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ, अभी अगर हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल आता है। क्या आता है? कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो हम अभी नेक्स्ट सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि उसको यूज़ करके ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कितना जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको कॉपी करो। ओके, अभी हम सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को समझते हैं, और उसके पहले हमको प्लेन एंगल समझना आता भी है तो सुनो, क्योंकि एक बार प्लेन एंगल समझ में आएगा तब जाके मैं तुमको सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का डिफरेंस समझा पाऊंगा। ठीक है ना? तो प्लेन एंगल क्या होता है, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल है, दिस इज एन आर्क ABC, और ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा उसी को ही हम प्लेन एंगल कहेंगे। ठीक है ना? तो OA एंड OC के बीच का जो ये 2D वाला स्पेस है, ये 2D वाले स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लेन एंगल को यूज़ करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, प्लेन एंगल इज इक्वल टू r बाई रेडियस। हमको पहले से ही पता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेवल, अभी अगर मैं सर्कल के जगह एक स्पेयर इमेजिन करूँ, क्या इमेजिन करूँ? एक स्पेयर। पिक्चर दिख रहा है ना तुमको? ओके, अगर मैंने एक स्पेयर इमेजिन किया तो स्पेयर के सरफेस पे अगर मैंने एक पैच चूज किया, क्या चूज किया? एक छोटा सा टुकड़ा चूज किया, एक पैच चूज किया, वो पैच सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा, वो पैच सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा, उसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। उसी एंगल को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। एंड तुमको अभी जस्ट नाउ एक चीज़ रियलाइज होना चाहिए कि सर अगर हम 3D में एक पैच इमेजिन करते हैं और वो कितना एंगल सबटेंड करता है, वो तो सर 2D एंगल होगा नहीं, वो तो एक 3D स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 3D स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अगर पैच है, ये अगर सेंटर है, तो कोन शेप जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो पोर्शन है, ये जो 3D स्पेस है, इसी 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सॉलिड एंगल को यूज करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर एग्जांपल कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस सेंटर पे ये जो 3D स्पेस सबटेंड कर रहा है, इसी को ही हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो इस स्पेस को, ये 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सॉलिड एंगल हम मेजर कैसे करते हैं? एंड सॉलिड एंगल को मेजर करने का फॉर्मूला है एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, मतलब उस पैच का एरिया, इज दैट क्लियर, डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, अभी जस्ट नाउ इसके जस्ट पहले हमने एरिया निकाला था, इस पैच का एरिया निकाला था। इस पैच का एरिया कितना निकला था? ABCD का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, याद है? 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम ये निकालते हैं कि इस सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना होगा, इस सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना होगा। चलो अच्छा, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सॉलिड एंगल का सिंबल क्या होता है। सॉलिड एंगल का सिंबल ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन। इज दैट क्लियर? उसका जो यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन, और उसको हम ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, एरिया की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। याद रखना ये थीटा क्या है? ये थीटा इज द सेमी वर्टेक्स एंगल, ये प्लेन एंगल है। ये जो थीटा है ना, ये प्लेन एंगल है, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच के स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीटा को हम क्या बुलाते हैं? सेमी वर्टेक्स एंगल। दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास कोन है, उसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है, तो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, तुमको ये मेमोराइज करना है, रट लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है, और वो होता है 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये मैंने बोला कि पैच है, पैच ने कितना एंगल सबटेंड किया। तो अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि जो ये पूरा स्फीयर है, ये जो कंप्लीट स्फीयर है,
ये पूरा स्पीयर जो है, ये पूरा स्पीयर सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेन करता है, पूरा स्पीयर जो है वो सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेन करता है वो निकाल के देखते हैं। तो अगर पूरे स्पीयर के बारे में बात करो तो पूरा स्पीयर का एरिया कितना हो जाएगा 4πr² डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर मतलब r², तो ये हो गया 4π। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट के चारों तरफ का जो 3D स्पेस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सॉलिड एंगल का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट 4π। हमेशा याद रखना है। क्लियर, समझ में आया पॉइंट, उसके चारों तरफ का स्पेस 4π। अगर यहां तक तुमको समझ में आ गया तो अभी हम अपने पुराने क्वेश्चन में जाते हैं। पुराना क्वेश्चन याद है ना, यहां पर क्यू चार्ज रखा तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। अभी एक लाइन में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हमको फ्लक्स निकालना है, ध्यान से, फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस। मुझे पता है कि टोटल फ्लक्स कितना होता है Q/ε0, ध्यान से समझना। मुझे पता है कि टोटल फ्लक्स कितना होता है Q/ε0, ध्यान से समझना। ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, ये पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ से फील्ड लाइंस निकल रहा है, चारों तरफ से। तो ये जो फील्ड लाइंस निकल रहा है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सॉलिड एंगल ऑफ व्हाट 4π, बिकॉज पॉइंट के चारों तरफ के स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4π सॉलिड एंगल यूज कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये पूरा फ्लक्स कितने एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4π एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना फ्लक्स Q/ε0। तो अगर तुम्हारे पास ओमेगा सॉलिड एंगल है, सुनाई दिया, पूरा कितना है 4π, तो ओमेगा सॉलिड एंगल है, तो ओमेगा सॉलिड एंगल के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा, 4π के थ्रू Q/ε0, 1 के थ्रू Q/ε0 इंटू 1/4π, ठीक है। तो ओमेगा के थ्रू क्या होगा Q/ε0 इंटू ω/4π, ठीक है ना, बेसिक यूनिटरी मेथड। लेकिन टेक्निक क्या बोला था, टोटल फ्लक्स है Q/ε0, इसका कितना पोर्शन होगा ω/4π, दिस मच पोर्शन ऑफ Q/ε0। इज दैट क्लियर। हम ओमेगा का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये ओमेगा है, देखते क्या आएगा। सो इन दिस केस दैट इज Q/ε0 डिवाइडेड बाय 4π एंड ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2π1 - cos थीटा। ये पाई इस पाई को मार देता है, ये 2 बच जाएगा यहाँ पर, और फाइनली क्या आएगा दैट इज Q1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट 2ε0। देखो 2 लाइन में कंप्लीट किया, ये तो था क्वेश्चन। दैट मीन्स अगर सॉलिड एंगल का कंसेप्ट आता है ना तो 2 लाइन में इतना मेहनत जो हमने किया है सिर्फ 2 लाइन में खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। सॉलिड एंगल के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू वॉच दोस क्वेश्चंस, दोस आर वेरी नाइस क्वेश्चंस। बहुत सिंपल है, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट मैंने तुमको समझा दिया। आगे के कुछ क्वेश्चंस में मैं तुमको उसका और अलग अलग जगह उसका एप्लीकेशंस दिखाऊंगा, ठीक है। आई होप सो तुमको मज़ा आना चाहिए, आया होगा, लेकिन इसको अच्छे से समझना है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है वो भी देख के रखना। और ये सारे जो वैल्यूज हमने, ये जो फॉर्मूला डिस्कस किया और जो सेमी वर्टेक्स एंगल के फॉर्म में जो ओमेगा को एक्सप्रेस किया, ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखना, ठीक है। सो लेट्स मीट सून। चलो, डन फॉर टुडे।